हेलो प्यारे बच्चों, मैं डॉक्टर BK ओझा ह्यूमन फिजियोलॉजी का पार्ट 3 लेकर के आया हूँ। आई एम वेरी एक्सट्रीमली सॉरी बेटा, तुम लोग को ये पार्ट 3 लाने में थोड़ा मेरे से देर हो गया, क्योंकि कुछ कारण से मैं आउट ऑफ स्टेशन में था और तुम लोग को ये वीडियो नहीं दे सका। हम समझ रहे हैं तुम लोग को थोड़ा सा परेशानी हुई होगी। खैर कोई बात नहीं है, आगे से हम कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट वीडियो जल्द से जल्द हम अपलोड कर दें। तो देर न करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अच्छा, तुम लोग को बताए थे ये टेलीग्राम चैनल जितना हो सके तुम लोग ज्वाइन कर लेना, क्योंकि PDF फॉर्म में नोट्स यहीं से तुम लोग को लोड करने को मिलेगा। हम लोग पिछले क्लास में जहाँ एंड किए थे उसके आगे है डाइजेस्टिव ग्लैंड। इसके बारे में हम लोग डाइजेस्टिव ग्लैंड के बारे में हम लोग पढ़ते हैं और फिर समझते हैं, देखते हैं आगे किस तरह से क्या होगा। हम कोशिश करेंगे तुम लोग को अच्छा से अच्छा एक एक लाइन समझाने के लिए। अगर कोई तरह का प्रॉब्लम होगा तो तुम लोग कमेंट बॉक्स में अपने प्रॉब्लम को लिख कर भेजोगे, जिसको हम डाउट क्लियरिंग क्लास में उसे हम कोशिश करेंगे कि क्लियर करा दें। चलिए देखते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड, जो हम पीछे पढ़ाए थे। उसके बाद डाइजेस्टिव ग्लैंड पॉइंट। द डाइजेस्टिव ग्लैंड एसोसिएट विद द एलिमेंट्री कैनाल इंक्लूड द सैलिवरी ग्लैंड्स एंड लीवर एंड पैंक्रियाज। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स में एलिमेंट्री कैनाल, सैलिवरी ग्लैंड्स, लीवर एंड पैंक्रियाज को मिलाकर क्या हम लोग का डाइजेस्टिव ग्लैंड्स बना है। सलाइवा इज मेनली प्रोड्यूस्ड बाय द पेयर ऑफ सैलिवरी ग्लैंड्स, द पैरोटिड, द सबमैक्सिलरी, सबमैंडिबुलर एंड द सबलिंगुअल बिलो द टंग। यहाँ पर समझाया गया है कि सैलिवरी ग्लैंड कहाँ कहाँ पर हम लोग के ये स्थित है। पहला पैरोटिड मतलब गाल में, द सबमैक्सिलरी, सबमैंडिबुलर लोअर जॉ में, एंड द सबलिंगुअल बिलो द टंग मतलब जीभ के नीचे। ये हम लोगों का सिचुएशन बताता है कि कहाँ पर है, वेयर इट इज सिचुएटेड। अगर तुमसे यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सैलिवरी ग्लैंड कहाँ कहाँ पर है, तो ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है ये लाइनिंग से। तो याद रखना है कि सैलिवरी ग्लैंड्स कहाँ कहाँ पर है और ये याद रखना है, ठीक है। द ग्लैंड सिचुएटेड जस्ट आउटसाइड द बकल कैविटी secretes salivary juice into the buccal cavity। सैलिवरी बकल कैविटी में कोई ग्लैंड नहीं होता है, ठीक है। बकल कैविटी में कोई ग्लैंड नहीं होता है। ये जितने ग्लैंड जो है वो बकल कैविटी के बाहर में है, तो ये दिमाग में रखना है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हाउ मेनी ग्लैंड्स प्रेजेंट इन द बकल कैविटी, तो 0 ग्लैंड। कितना ग्लैंड होगा? 0 ग्लैंड, ठीक है। अच्छा, सैलिवरी जूस क्या करता है? सैलिवरी जूस इनटू द बकल कैविटी। यहाँ पर सैलिवरी जूस मतलब सलाइवा। सलाइवा के बारे में अगर हम लोग थोड़ा सा जान लें, उसका आउटलाइन क्या क्या चीज़ है तो अच्छा रहेगा। सलाइवा का pH कितना होता है बेटा? सलाइवा का pH होता है 6.8। ये थोड़ा सा लिखते जाओगे तुम लोग NCERT में। सलाइवा में 99% वाटर होता है। उसके बाद लाइसोजाइम जो एंटीबैक्टीरियल होता है, और इसके साथ में पोटेशियम आयन, बाइकार्बोनेट आयन, सोडियम आयन और क्लोरीन आयन होता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा यहाँ पर तुम लोग लिख लेगा। लिवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड of the body
weighing about 1.2 to 1.5 kg in the adult human. लीवर का वेट कितना होता है? 1.2 से लेकर 1.5 kg तक होता है. इट इज़ सिचुएटेड इन द एब्डोमिनल कैविटी. यह कहाँ होता है? एब्डोमिनल कैविटी में होता है, जस्ट बिलो द डायफ्राग्राम एंड हैज़ 2 लोब्स. ये डायफ्राग्राम के जस्ट नीचे होता है और इसके 2 लोब्स होते हैं. किसका? लीवर का 2 लोब्स होते हैं. ऐसे तो 4 लोब्स बहुत बुक में दिया गया है, लेकिन तुम लोग एनसीईआरटी में 2 लोब दिया है, 2 लोब को ही जानोगे. द हेपाटिक लोब्यूल्स आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लीवर containing hepatic cells arranged in the form of cords. यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लीवर, तो क्या होगा? हेपाटिक लोब्यूल्स. ये हेपाटिक लोब्यूल्स, इसको अंडरलाइन कर लेना, ठीक है. ईच लोब्यूल इज कवर्ड बाय ए थिन कनेक्टिव टिश्यू, और प्रत्येक एक लोब्यूल जो होता है थिन कनेक्टिव टिश्यू शीथ से कवर्ड रहता है, जिसे ग्लीसन्स कैप्सूल बोलते हैं. क्या बोलते हैं इसे? ग्लीसन कैप्सूल्स, ठीक है. उस चीज़ को थोड़ा सा याद रखोगे. इसको हम लोग ग्लीसन्स कैप्सूल बोलते हैं. समझ में आ रहा है या नहीं? तो इसको अंडरलाइन करके रखोगे तुम लोग. इसको क्या बोलते हैं? जो ईच लोब्यूल्स होता है उसके ऊपर एक थिन कनेक्टिव, ये थिन मेम्ब्रेन होता है, जिसे हम लोग ग्लीसन्स कैप्सूल बोलते हैं. द बाइल सेक्रेटेड बाय द हेपाटिक सेल्स passes through the hepatic ducts and stored in concentrated and thin muscular sac called gallbladder. The duct of gallbladder, cystic duct, along with the hepatic duct from the liver form the common bile duct. The bile duct and pancreatic duct open together into the duodenum as a common hepatic pancreoduct as guarded by the sphincter called sphincter of Oddi. ये फिगर में हम तुम लोगों को क्लियर करा दे रहे हैं कहाँ पर क्या है, इसको ध्यान से सुन लो. देखो यह फिगर को थोड़ा सा ध्यान से देखो. यहाँ पर एक एक जो पॉइंट लिखा हुआ है उस चीज़ बारे में बगल में लिख लो कि एनसीईआरटी हम लोग को क्या क्या लिखा है. पहला पॉइंट है हम लोग का गॉल ब्लैडर. यहाँ पर गॉल ब्लैडर में क्या लिखोगे बेटा? तुम लोग लिखोगे कॉन्सेंट्रेट एंड स्टोर बाइल. गॉल ब्लैडर क्या करता है? कॉन्सेंट्रेट एंड स्टोर बाइल. यहाँ पर लिखोगे गॉल ब्लैडर में कॉन्सेंट्रेट एंड स्टोर बाइल, ठीक है. उसके बाद नीचे ये जो गॉल ब्लैडर से ये एक डक्ट निकल रहा है, ठीक है. इस डक्ट को हम बोलते हैं डक्ट फ्रॉम गॉल ब्लैडर. इसको क्या बोलते हैं हम लोग? डक्ट फ्रॉम गॉल ब्लैडर या सिस्टिक डक्ट. इसी को हम लोग बोलते हैं सिस्टिक डक्ट. इसके बगल में तुम लोग लिख लो ब्रैकेट में सिस्टिक डक्ट, ठीक है. ये अच्छा. उसके बाद यहाँ पर देखो तुम लोगों को 2 ठो डक्ट दिखाई दे रहा है. ये 2 ठो डक्ट दिखाई दे रहा है जो लीवर से कनेक्ट हो रहा है. ये इसको हम लोग राइट हेपाटिक ये डक्ट फ्रॉम लीवर से जो आ रहा है तो इसको हम लोग राइट डक्ट बोलेंगे और इसको लेफ्ट डक्ट बोलेंगे, ठीक है. इसको राइट हेपाटिक डक्ट, लेफ्ट हेपाटिक डक्ट, और दोनों यहाँ पर आकर एक दूसरे से मिल रहे हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं कॉमन हेपाटिक डक्ट. ये दोनों मिल रहे हैं ना यहाँ पर. अब देखो यहाँ से कॉमन हेपाटिक डक्ट इधर आ रहा है और इधर से सिस्टिक डक्ट इधर आ रहा है. दोनों एक जगह पर यहाँ पर जो मिल रहा है इस जगह को, इस डक्ट को क्या बोलेंगे? कॉमन बाइल डक्ट. क्लियर है बेटा? इसको हम लोग बोलेंगे कॉमन बाइल डक्ट. तो कॉमन बाइल डक्ट को हम लोग डक्टस क्लेडोटस भी बोलते हैं. डक्टस क्लेडोटस भी बोलते हैं इसको, डक्टस क्लेडोटस. अच्छा, ये जब और आगे आता है, ठीक है. अब हम लोग चलते हैं यहाँ पर. देखो
ये पैंक्रियाज में, पैंक्रियाज के यहाँ से बीचों बीच एक डक्ट गया है। ये जो सादा कलर का है, ये जो डक्ट गया है उसे क्या बोलते हैं? डक्ट ऑफ विल्सन। वो क्या, इसका क्या नाम है? डक्ट ऑफ विल्सन। इसको तुम लोग डक्ट का नाम लिख लो, ठीक है। ये क्या करता है? विच ज्वाइन द पैंक्रियाज टू कॉमन बाइल डक्ट। ये पैंक्रियाज से कॉमन बाइल डक्ट को जोड़ता है, ठीक है। और इसको हम लोग बोलते हैं पैंक्रियाटिक डक्ट। क्या बोलते हैं इसको? पैंक्रियाटिक डक्ट, ठीक है। ये दोनों आकर यहाँ पर एक स्फिंक्टर लगा हुआ रहता है, ठीक है, जो गार्ड करता है, जिसको बोलते हैं स्फिंक्टर ऑफ बॉयडेन। क्या बोलते हैं यहाँ पर? स्फिंक्टर जो रहता है, स्फिंक्टर ऑफ बॉयडेन। अच्छा, यहाँ पर आकर ये एक फूला हुआ पार्ट बन जाता है। जब इधर से ये कॉमन बाइल डक्ट और इधर से पैंक्रियाटिक डक्ट दोनों आता है, तो यहाँ पर एक फूला हुआ पार्ट बनता है। जिस फूले हुए पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? एम्पुला ऑफ वेटर। उसे क्या बोलते हैं? एम्पुला ऑफ वेटर। अच्छा, और उसके बाद यहाँ भी एक गार्ड होता है, स्फिंक्टर होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं स्फिंक्टर ऑफ ओडाई। इसी को बोलते हैं स्फिंक्टर ऑफ ओडाई, जो ऊपर में लिखा हुआ है, ठीक है बेटा। तो इसमें इतना जान लेना और इसको एनसीईआरटी में लिखते जाना। अब देखो यहाँ पर बोल रहा है द पैंक्रियाज इज ए कंपाउंड बोथ एक्सोक्राइन एंडोक्राइन elongated organ situated between the limbs of C-shaped duodenum। जो C-shaped duodenum है उसी के साथ में ये पैंक्रियाज एक अटैच होता है, ठीक है। देखो ये फिगर को देखो फिर से, देखो ये पैंक्रियाज कैसे अटैच है। ये सी शेप्ड जो है, ये जो सी शेप्ड है ना, ये सी शेप्ड में देखो ये वाला पैंक्रियाज का पोर्शन जो है वो अटैच है। ये पैंक्रियाज का पोर्शन जो है वो सी शेप्ड से अटैच है। वही बोला है कि सी शेप्ड डिओडेनम। द एक्सोक्राइन पोर्शन सीक्रेट एन अल्कालाइन पैंक्रियाटिक जूस containing enzyme and endocrine portion secrete हार्मोन इंसुलिन एंड ग्लूकागोन, ठीक है। इंसुलिन क्या है, इसके बारे में क्या जानते हो तुम लोग? तो इंसुलिन जो है वो हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन होता है। क्या करता है? इसका मेन काम है इट रिड्यूसेस ब्लड शुगर लेवल, इट इंक्रीज अपटेक ऑफ शुगर बाय सेल। ये शुगर लेवल को क्या कर देता है? कम कर देता है। कैसे कम करता है? तो सेल को इंक्रीज कर देता है अपटेक ऑफ शुगर को ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्ब करने के लिए एक्टिवेट कर देता है। ये कहाँ से बनता है? तो इट प्रोड्यूसेस बाय बीटा सेल ऑफ पैंक्रियाज। दूसरा जो है वो ग्लूकागोन। ग्लूकागोन क्या कहता है? यह हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन होता है। इट इंक्रीजेज ब्लड शुगर लेवल। ये क्या कर देता है? ब्लड शुगर लेवल को इंक्रीज करता है, ठीक है, और ये ब्लड शुगर लेवल को डिक्रीज करता है। याद रखना, ये डिक्रीज जो करता है उसे हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन बोलते हैं, ऐसे हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन्स बोलते हैं। ये प्रोड्यूस होता है अल्फा सेल से। कहाँ से प्रोड्यूस होता है? अल्फा सेल से। क्लियर हो रहा है बेटा? अब इसके आगे हम लोग चलते हैं। अब आता है डाइजेशन ऑफ फूड। डाइजेशन ऑफ फूड में द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इज accomplished by mechanical and chemical process. Accomplished by mechanical and chemical process. The buccal cavity perform two major function.
मास्टिकेशन ऑफ फूड एंड फैसिलेशन ऑफ स्वैलोइंग। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन तुम लोगों को ये लाइनिंग से हो सकता है कि क्या फंक्शन परफॉर्म करता है, तो मास्टिकेशन ऑफ फूड एंड फैसिलेशन ऑफ स्वैलोइंग। द टीथ एंड टंग विद द हेल्प ऑफ सलीवा मैस्टिकेट एंड मिक्स अप द फूड थ्रोली। क्या करता है, टीथ और टंग के हेल्प से सलीवा मैस्टिकेट करता है और फूड को मिक्स अप कर देता है। म्यूकस इन सलीवा हेल्प इन लुब्रिकेटिंग एंड एडहेरिंग द मैस्टिकेटेड फूड पार्टिकल्स इनटू द बोलस। और चबा करके लुगदी बनाने में, ठीक है, यह काम करता है। जो लुगदी टाइप से बन जाता है उसको क्या बोलते हैं, बोलस। हम लोग उसे क्या बोलते हैं, बोलस। क्लियर हो रहा है ना। द बोलस इज देन कन्वे इनटू द फेरिंग्स एंड देन इनटू ओसोफेगस बाय स्वेलिंग और डिग्लूटेशन। और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, खाना को निगल लेते हैं। ये निगलने को हम लोग बायोलॉजी में एक टर्म यूज करते हैं जिसको बोलते हैं डिग्लूटिशन। द बोलस फर्दर पासेस डाउन थ्रू द ओसोफेगस बाय सक्सेसिव वेव ऑफ मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन कॉल्ड पेरिस्टाल्सिस। ये देखो, ये लाइन को बहुत बढ़िया से समझ लो। यह एक रिदम है कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का। क्या है, इट इज़ द रिदम ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन दैट इज कॉल्ड पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट। ठीक है, द गैस्ट्रोओसोफेजियल स्फिंक्टर कंट्रोल द पासेस ऑफ फूड इनटू द स्टोमक। द सलीवा सेक्रेटेड इनटू ओरल कैविटी कंटेन इलेक्ट्रोलाइट। अभी जो बताया सलीवा में क्या क्या रहता है, बताया ना, सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, क्लोराइड आयन, बाइकार्बोनेट आयन। तो वही दिया है कि ये सब आयन्स उसमें प्रेजेंट होते हैं। और एक एंजाइम होता है जिसको लाइसोजाइम्स बोले, सलेवरी एमाइलेज एंड लाइसोजाइम। द केमिकल प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इज इनिशिएटेड इन ओरल कैविटी। डाइजेशन का प्रोसेस कहाँ से शुरू हो जाता है, हम लोग का ओरल कैविटी से ही शुरू हो जाता है, बाय हाइड्रोलाइटिक एक्शन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट ऑफ प्रीटिंग एंजाइम। द सलेवरी amylase, about 30% of the starch is hydrolyzed here, an enzyme optimal 6.8 in disaccharide maltose। वहाँ पर 30% उस स्टार्च का हाइड्रोलाइज्ड हो जाता है वहाँ पर। ठीक है, उसका पीएच कितना होता है, 6.8। किस में टूटता है, डायासैकराइड्स में। यहाँ पर देखो इक्वेशन में दिया है कि स्टार्च जो है वो सलेवरी एमाइलेज से क्या होता है, ब्रेक डाउन हो जाता है माल्टोज में। मतलब ये पॉलीसेक्राइड्स है, माल्टोज जो होता है वह ग्लूकोज और ग्लूकोसे में टूटता है। क्या, 2 यूनिट, ग्लूकोज का 2 यूनिट बनता है, ग्लूकोज एंड ग्लूकोसे, दैट इज डायासेक्राइड। ये डायासेक्राइड में टूट जाता है। द म्यूकस ऑफ स्टोमक हैज गैस्ट्रिक ग्लैंड। अच्छा, ये म्यूकोसा ऑफ स्टोमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होता है। ये गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में मेजर रूप से 3 टाइप ऑफ द सेल्स होते हैं। ठीक है, 3 टाइप ऑफ सेल्स होते हैं, जिसमें म्यूकस नेक सेल्स विच सेक्रेट म्यूकस। सेकेंड, पेप्टिक सेल, इसे हम लोग बोलते हैं जाइमोजेन भी बोलते हैं या चिप सेल्स भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं बेटा, जाइमोजेन भी बोलते हैं, चिक सेल भी बोलते हैं। या कहाँ से प्रोड्यूस होता है, इट प्रोड्यूसेस पेप्सिनोजेन इन एक्टिव। ये पेप्सिनोजेन, ये इससे एक एंजाइम सेक्रेट होता है, प्रो एंजाइम, जिसको पेप्सिनोजेन बोलते हैं। ठीक है, और पेप्सिनोजेन क्या करता है, HCl के हेल्प से, ये इनएक्टिव होता है ना, ये पेप्सिन में बदल जाता है HCl के हेल्प से। इट लीड्स टू डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। वही पेप्सिन क्या करता है, हम लोग का प्रोटीन का डाइजेशन करता है। इसे यहाँ पर थोड़ा सा लिख लेना, ठीक है, ये पूरा लिखा हुआ नहीं है, जो भी है। तो और दूसरा क्या करता है, इन्फेंट में एक एंजाइम प्रोड्यूस होता है जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोरेनिन। प्रोरेनिन से रेनिन में चेंज होता है। ठीक है, और
क्या क्या करता है, इट हेल्प इन डाइजेशन ऑफ मिल्क प्रोटीन जो इन्फेंट में मिल्क प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैसीन। वो मिल्क प्रोटीन का क्या नाम है, कैसीन। ठीक है। उसके बाद आता है पेराइटल या ऑक्सिंटिक सेल्स। थर्ड क्या है, पेराइटल और ऑक्सिंटिक सेल। ठीक है। इट प्रोड्यूसेस हाइड्रोजन आयन एंड क्लोरीन आयन इन द ल्यूमेन एंड दे एसोसिएट टू फॉर्म HCl। ये ल्यूमेन में क्या बनाता है, ये हाइड्रोजन आयन और क्लोरीन आयन बनाता है, और वो दोनों एसोसिएट होकर HCl बनाता है। HCl डायरेक्टली सेक्रेट नहीं होता है। ठीक है। एंड इंट्रिंसिक फैक्टर, और इंट्रिंसिक फैक्टर बनता है जो इसेंशियल होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12, जो विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन में क्या करता है, बहुत ही हेल्प करता है। विटामिन B12 का क्या नाम है, उसका नाम तुम लोग लिख लो, साइनोकोबालामिन, जिसके डिफिशियंसी से क्या होता है, पर्नीशियस एनीमिया होता है। ये इसको याद कर लेना बेटा, इसको लिख लेना। ऐसे तो हम नोट्स देंगे उसमें सब रहेगा, लेकिन तुम लोग अभी भी समझते जाओ, लिखते जाओ। ये विटामिन B12 का क्या नाम है, अच्छा नाम, साइनोकोबालामिन, विच डिफिशियंसी लीड्स टू पर्नीशियस एनीमिया। इसके डिफिशियंसी से क्या होता है, पर्नीशियस एनीमिया होता है। क्लियर है। अच्छा, कोई पूछेगा तुमसे यहाँ पर जो हम HCl बताए कि HCl का फंक्शन क्या है, व्हाट आर द फंक्शन ऑफ HCl, तो क्या क्या बोलोगे, थोड़ा सा सुन लो। HCl किल जर्म, इट कन्वर्ट F3 प्लस आयन टू F2 प्लस आयन में, विच हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन। और उसके बाद लिखोगे इट एक्टिवेट पेप्सिनोजेन इनटू पेप्सिन। और एक इसका मेन फंक्शन है, दिस सेल्स आल्सो प्रोड्यूस कास्ट सेल इंट्रिंसिक फैक्टर विच नेसेसरी फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12। बस इतना जान लो, ये काफ़ी है, एनफ है। ठीक है। चलते हैं आगे। स्टोमक कोई भी मतलब फूड को कितने देर तक रखता है, 4 से 5 घंटा। द स्टोमक स्टोर द फूड 4 to 5 आवर एंड फूड mixed thoroughly with the acidic gastric juices and stomach by the churning and movement of the muscular wall of called chyme. ठीक है। The proenzyme pepsinogen and exposure to hydrochloric acid gets converted into active enzyme pepsin में चेंज हो जाता है, and proteolytic enzyme of the stomach. Pepsin convert protein into proteases and peptones, मतलब पेप्टाइड्स भी बोलते हैं। द म्यूकस ऑफ एंड बाइकार्बोनेट प्रेजेंट इन गैस्ट्रिक जूस प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन lubrication and protection of the mucosal epithelium from the excoriation by the highly concentrated hydrochloric acid. अच्छा, म्यूकस क्या करता है, ये स्टोमक के लाइनिंग को बचाता है, किससे प्रोटेक्ट करता है, किससे, HCl के एक्शन से। HCl प्रोवाइड एसिडिक pH, कितना होता है उसका pH 1.8। कौन, HCl, ये स्टोमक में। ऑप्टिमल फॉर द पेप्सिन। रेनिन इज ए प्रोटियोलाइटिक एंजाइम फाउंड इन गैस्ट्रिक जूस ऑफ इन्फेंट। रेनिन अभी जो बताया, जो क्या करता है, मिल्क प्रोटीन को, कैसिन को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। स्मॉल अमाउंट ऑफ लाइपेज आर आल्सो सेक्रेटेड इन गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक ग्लैंड में स्मॉल अमाउंट में लाइपेज भी सेक्रेट होता है। आगे देखते हैं। वेरियस टाइप ऑफ मूवमेंट आर जनरेटेड बाय द मस्कुलरिस लेयर ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। दिस मूवमेंट हेल्प इन थ्रू द मिक्सिंग ऑफ द फूड एंड वेरियस सेक्रेशन इन द इंटेस्टाइन ऑफ देयर वे फैसिलिटेट डाइजेशन। वहाँ पर क्या होता है, वो एरिया को फैसिलिटेट करके डाइजेशन का काम वहाँ पर होता है, और एरिया फैसिलिटेट हो जाता है। द बाइल, पैंक्रियाज जूस एंड इंटेस्टाइनल जूस आर द सेक्रेशन रिलीज इन स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में रिलीज होता है। पैंक्रियाटिक जूस और बाइल आर रिलीज थ्रू द हेपाटोपैंक्रियाटिक डक्ट, जो अभी फिगर में हम बताएं।
द पैंक्रियाटिक जूस कंटेन इनएक्टिव एंजाइम। अच्छा, पैंक्रियाटिक जूस कौन कौन एंजाइम इनएक्टिव फॉर्म में रखता है, याद रखो ये चारों के नाम अंडरलाइन करके, ट्रिप्सिनोजेन, काइमोट्रिप्सिनोजेन, प्रोकार्बोक्सीपेप्टिडेज, एमाइलेज, लाइपेज एंड न्यूक्लियेज। या ट्रिप्सिनोजेन इज एक्टिवेटेड बाय एंजाइम इंटेरोकाइनेज, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, ये इंटेरोकाइनेज, ठीक है। क्या है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। यहाँ से सब मतलब एक एक लाइन को ध्यान से देखोगे, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। इंटेरोकाइनेज सेक्रेटेड बाय द इंटेस्टाइनल म्यूकोसा। इंटेरोकाइनेज कहाँ से सेक्रेट होता है, तो इंटेस्टाइनल म्यूकोसा से इनटू द एक्टिव ट्रिप्सिन विच टर्न एक्टिव अनदर एंजाइम इन द पैंक्रियाटिक जूस। द बाइल रिलीज इनटू द डिओडेनम कंटेन बाइल पिगमेंट, जहाँ पर बिलिरुबिन एंड बिलिवर्डिन होता है। ये बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन के कारण ही हम लोग का पोटी का कलर जो होता है, ठीक है। पोटी का कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, बिलिरुबिन एंड बिलिवर्डिन। बाइल साल्ट, कोलेस्ट्रॉल एंड फॉस्फोलिपिड बट नो एंजाइम्स। देखो बेटा, यहाँ पर बाइल में कोई एंजाइम्स नहीं होता है। बाइल हेल्प इन इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स, और ये क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है फैट को वेरी स्मॉल वेसल्स में। और बाइल आल्सो एक्टिवेट लाइपेज, और लाइपेज को भी एक्टिवेट करता है। द इंटेस्टाइनल म्यूकोसा एपिथेलियम हैज गोबलेट सेल्स विच सेक्रेट म्यूकस। गोबलेट सेल क्या करता है, म्यूकस को सेक्रेट करता है। एंड द सेक्रेशन ऑफ द ब्रूस बॉर्डर सेल्स एंड द म्यूकोसा along with secretion of the goblet cell constitute the intestinal juice. Succus enterocus. This juice contain the variety of enzymes like disaccharide, जिसको maltase बोलते हैं, dipeptidase and lipase, nucleosides. Intestinal mucosa from acid as well as provide the alkaline medium, जिसका pH कितना होता है 7.8 and for enzymatic activity. The submucosal gland, Werner glands also help in this. तो इतना तक क्लियर है। इसके बाद हम लोग का आता है बेटा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, यहाँ पर थोड़ा सा तुम ध्यान से देखना। देखो यहाँ पर प्रोटीन, प्रोटीएज एंड पेप्टोन पार्शियली हाइड्रोलाइज्ड प्रोटीन्स इन द काइम reaching the intestine are acted upon by the proteolytic enzyme and pancreatic juice are given. देखो यहाँ पर प्रोटीन, पेप्टोन्स एंड प्रोटीओजेज, ये जो कहाँ से आते हैं, कम फ्रॉम स्टोमेक। और इसको ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन कार्बोक्सीपेप्टिडेज से एक्टिवेट होकर डाइपेप्टिडेज बनाता है। क्या बनाता है, डाइपेप्टिडेज। कार्बोहाइड्रेट इन द काइम एंड हाइड्रोलाइज्ड इन पैंक्रियाटिक एमाइलेज इनटू डायसैकेराइड्स। ये पॉलीसैकेराइड्स स्टार्च हैं जो एमाइलेज से एक्टिवेट होकर डायसैकेराइड्स बनाता है। देखो बेटा, ये वाला क्वेश्चन नीट में दिया हुआ है, ठीक है। नीट का क्वेश्चन 2022 का तुम लोग निकाल कर देखना, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें मतलब पूछा था कि किसका डाइजेशन नहीं होता है, ठीक है। तो और आगे चलते हैं। फैट्स आर ब्रोकन डाउन बाय लाइपेज विद द हेल्प ऑफ बाइल इनटू डाई एंड मोनोग्लाइसेराइड्स। ये जो फैट्स हैं, फैट्स लाइपेज से डाईग्लिसराइड्स, डाईग्लिसराइड से फिर मोनोग्लिसराइड्स में टूटता है। न्यूक्लियस इन द पैंक्रियाटिक जूस एक्ट ऑन न्यूक्लिक एसिड टू फॉर्म न्यूक्लियोटाइडेज एंड न्यूक्लियोसाइडेज। न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लियस से और फिर न्यूक्लियोटाइड से, ये किसके हेल्प से, तो न्यूक्लियोटाइडेज की हेल्प से क्या बनाता है, न्यूक्लियोसाइड्स बनाता है। इसके साथ शुगर बनाता है और प्लस बेस बनाता है, ठीक है। द एंजाइम इन द सर्कस इंटेरकस एक्ट ऑन द एंड प्रोडक्ट ऑफ
above reaction to form the respective simple absorbable form. These final step of digestion occur very close and mucosal epithelium cell of the intestine. अब इसके बाद ये जो एंजाइम्स दिए गए हैं ये सक्कस इंटेरोकस के एंजाइम हैं, जिसमें दिया है डाइपेप्टाइड्स है, जो डाइपेप्टिडेट्स से टूटकर क्या बनाता है, एमिनो एसिड, जो एक्टिवली एब्जॉर्बेबल होता है, ठीक है। उसके बाद होता है माल्टेज के हेल्प से टूटकर ग्लूकोज और ग्लूकोज के 2 यूनिट्स बनाता है, जो एक्टिवली एब्जॉर्ब होता है। और थर्ड लैक्टेज के हेल्प से ग्लूकोज और ग्लूकोज बनाता है, जो पैसिवली एब्जॉर्बेबल होता है। और उसके बाद होता है सुक्रोज, ये लास्ट लाइनिंग, ये जो सुक्रेज के हेल्प से ग्लूकोज और फ्रुक्टोज बनाता है, ठीक है। ये एब्जॉर्ब होता है पार्शियली डिफ्यूजन से, ठीक है। किससे एब्जॉर्ब होता है, पार्शियली डिफ्यूजन। फिर न्यूक्लियोटाइडेज और न्यूक्लियोसाइडेज और शुगर और बेस बनाता है। ये डाई एंड मोनोग्लाइसेराइड लाइपेज के हेल्प से फैटी एसिड और ग्लिसरॉल बनाता है। इस तरह से ये डाइजेशन जो है वह पूरा होता है। द ब्रेक डाउन एंड बायो मैक्रोमोलिक्यूल मेंशन एबोव अकर इन द डियोडेनम। ये कहाँ पर होता है, डियोडेनम के रीजन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, ठीक है। द सिंपल सब्सटेंस थस इंटेस्टाइन द अंडर the simple substance thus formed are absorbed in the jejunum and ileum region are of the small intestine, and the undigested unabsorbed substance are passed into the large intestine, और इसके बाद वो लार्ज इंटेस्टाइन में पास हो जाता है। No significant digestive actively occur in the large intestine. Function of the large intestine. ये लार्ज इंटेस्टाइन का फंक्शन क्या क्या है वो थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग। एब्जॉर्प्शन ऑफ सम वाटर, मिनरल एंड सर्टेन ड्रग्स, सेक्रेशन ऑफ म्यूकस विच हेल्प इन द एडहेरिंग एंड वेस्ट ऑन पार्टिकल टुगेदर एंड लुब्रिकेटिंग इन इजी पैसेज। मतलब जो हम लोग का पोटी होता है, पोटी को एक दूसरे से एडहेयर मतलब चिपका करके रखता है, ठीक है, और उसे लुब्रिकेट करके रखता है ताकि इजीली पास हो जाए। द अनडाइजेस्टेड अनएब्जॉर्ब्ड सब्सटेंस कॉल्ड फीसेस इंटर इनटू द कैकम ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन थ्रू इलियोकैकिकल valve which prevent the backflow of the fecal matter। ये वाला अंडरलाइन कर लेना, which prevent the backflow of the fecal matter। कौन प्रिवेंट करता है, कैकल वैल्व, इलियोकैकिकल वैल्व, ये पूरा इलियोकैकिकल वैल्व। द एक्टिव ऑफ द गैस्ट्रोइंटेस्टाइन ट्रैक्ट अंडर द न्यूरल एंड हार्मोनल कंट्रोल एंड प्रॉपर कंडीशन ऑफ द डिफरेंट पार्ट, द साइट, स्मेल एंड also presence of the food and the oral cavity stimulate the secretion of the saliva। gastric intestinal secretion also stimulated by the neural signal। मतलब जो हम लोग जैसे मान लो कि कोई चीज़ अपने सेंस ऑर्गन से देखते हैं या सुनते हैं या कुछ भी खाने वाली सामान को देखते हैं तो जैसे मुंह में पानी आता है या खाने की इच्छा जागृत होती है, उसी तरह से न्यूरल सिग्नल के द्वारा हम लोग को पोटी का भी एहसास होता है। इसी के बारे में लिखा है, द म्यूकस एक्टिवली डिफरेंट part of the alimentary canal can also moderated by the neural mechanism and both local and through CNS। The hormone control the secretion of digestive juice and carry out by the local hormone produced by the gastric and intestinal mucosa।
यहाँ पर जो है कैलोरीफिक वैल्यू दिया हुआ है बेटा, ठीक है। इसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट का एक तो चार्ट बना लेना। चार्ट के तहत तुम लोग इसको लिखोगे। चार्ट में कैसे लिखोगे, एक तरफ अंडरलाइन कर लेना, 1 नंबर में कार्बोहाइड्रेट, 2 नंबर में प्रोटीन, 3 नंबर में फैट लिखोगे। कार्बोहाइड्रेट लाइन टान दोगे और ऊपर में लिखोगे ग्रोस कैलोरीफिक वैल्यू और एक फिजियोलॉजिकल कैलोरीफिक वैल्यू। ग्रोस कैलोरीफिक वैल्यू में 1 ग्राम जो है, 1 ग्राम में वो कितना कैलोरीफिक वैल्यू निकलता है। तो कार्बोहाइड्रेट का 4.1 किलो कैलोरी, प्रोटीन का तुम लोग का निकलता है 5.65 किलो कैलोरी और फैट का निकलता है 9.45 किलो कैलोरी। और इसका फिजियोलॉजिकल वैल्यू होता है, ये कार्बोहाइड्रेट का 4 किलो पर कैलोरी पर ग्राम और इसका प्रोटीन का 4 किलो कैलोरी पर ग्राम और फैट्स का 9 किलो कैलोरी पर ग्राम। बस इसी चार्ट को इतना ही याद रखना है। ये वैसे कुछ टेबल में इससे ज़्यादा कुछ नहीं है बेटा। तो हम आशा करते हैं कि तुम लोगों को ये चीज़ समझ में आ गया है, और कोई भी अगर नहीं समझ में आया होगा तो ये लेक्चर सुनने के बाद मेरे नोट्स को फॉलो करना। नोट्स में जो कुछ इसमें हम नहीं लिख पाते हैं वो चीज़ हम नोट्स में लिख पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर बोर्ड्स का अभाव है। बहुत ही जल्दी हम डिजिटल बोर्ड की व्यवस्था कर रहे हैं ताकि हम तुम लोगों को अच्छे से और अन्य प्लेटफार्म पर जैसे पढ़ाई होती है उस तरह से तुम लोग को हम पढ़ा सकें। बोर्ड्स की व्यवस्था और टेक्निकली कुछ इशू आ जाते हैं, उसके कारण हम ठीक से नहीं करा पा रहे हैं। तो हम आशा करते हैं कि इतना से तुम लोगों को लेकिन कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर कोई तरह का दिक्कत हो रहा है तो तुम लोग कमेंट सेक्शन में उस प्रॉब्लम को लिख करके भेजना। हम कोशिश करेंगे उसे जल्द से जल्द सॉल्व करने के लिए। और अच्छा से पढ़ाई करो, मस्त रहो और स्वस्थ रहो। थैंक यू।